चलो भी देखो अभी, ठीक है। पीछे हमने कौन सा अभी चैप्टर फिनिश किया है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, समझ आ गया था। उसके पीवाईक्यू हमने देख लिए, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें से बनते थे वो सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। अब हम क्या देखेंगे, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स को क्या बोलते हैं, संशोधन। जो भी चेंजेस हम करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स। आपको पता है अमेंडमेंट्स का फीचर कहां से बारो किया गया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन से पार्ट में अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 20th पार्ट में दिया गया है। आर्टिकल नंबर कौन सा जो अमेंडमेंट के साथ डील करता है, आर्टिकल 368, इतना पता होना चाहिए। अब अमेंडमेंट कर कौन सकता है, पावर किसके पास है अमेंडमेंट करने की, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसको पावर दी गई है अमेंडमेंट करने की, प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, या पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी इसकी पावर नहीं है। क्या ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है अमेंडमेंट में, ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, वो नॉर्मल केसेस में होती है, ठीक है। क्या ऑर्डिनेंस से अमेंडमेंट लाई जा सकती है, ऑर्डिनेंस क्या होती है, एक पावर होती है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 के अंडर, और गवर्नर के पास 213 के अंडर। क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू, ऑर्डिनेंस मीन होता है कानून पेश करना जब कोई हाउस नहीं हो पावर में, ठीक है। तो क्या प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस के थ्रू ये पास करने की, अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कौन करेगा, पार्लियामेंट ही करेगी, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें। तो अमेंडमेंट के लिए कहां पे बिल पेश किया जाता है, कौन से हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा में, किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में या लोकसभा में, तो दोनों को पास करना होगा, ठीक है। आगे हम उनमें देखेंगे कौन कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, कौन सी अमेंडमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज होंगी, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से होगा, ठीक है। कोई चीजें सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी, कुछ चीजें स्पेशल मेजॉरिटी से होंगी, कुछ चीजों में स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। अलग अलग प्रोसीजर होंगे। चलो पहले बेसिक लिख लो, अमेंडमेंट किस पार्ट में दिया गया, पार्ट 20, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल नंबर 368, बारोड फ्रॉम, कहां से बारो किया गया, साउथ अफ्रीका। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें, ठीक है। और इसको इनिशिएट कौन कर सकता है अमेंडमेंट को, कैन बी इनिशिएटेड बाय, कौन करता है इनिशिएट, पहला राज्यसभा। क्या राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, क्या प्रेसिडेंट कर सकता है। अब इनके आंसर दो, कैन बी इनिशिएटेड बाय, कौन करेगा इनिशिएट अमेंडमेंट को, राज्यसभा कर सकती है, राज्यसभा को टेक कर दो। लोकसभा कर सकती, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ये गलती मत करना, जानबूझ के मैंने ऐसा दिया, ठीक है। आप पेपर में गलती करोगे, वो बोलेगा स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट क्यों नहीं कर सकती, अमेंडमेंट किस में की जाती, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किस पे अप्लाई होता है, पूरी कंट्री पे। तो अकेली स्टेट का तो मसला नहीं है अमेंडमेंट, समझ आया, इसलिए स्टेट नहीं कर सकता। और प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एमपीस भेजे हुए हैं हाउस में, उनके पास पावर होनी चाहिए। अमेंडमेंट किसके लिए, लोगों के कानून के लिए, ठीक है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमपीस, बिल ऑफ पीपल, ठीक है। तो इसलिए उनके पास ही पावर होगी। देन ये बिल कौन प्रेजेंट करता है, ठीक है, कितना समझ आ गया। अब लिखो, बिल कैन बी प्रेजेंटेड
कौन बिल प्रेजेंट कर सकता है? बाय मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर कर सकता है। बाय प्राइवेट मेंबर आल्सो, कल मैंने बताया था प्राइवेट मेंबर कौन से होते हैं? जो मिनिस्टर नहीं होते एमपी, उनको क्या बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर। उनके द्वारा जो बिल पेश किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर का मीनिंग ये नहीं कोई बाहर से बंदा करेगा अमेंडमेंट, वो भी एमपी है बट उसके पास क्या नहीं है, कोई मिनिस्ट्री का चार्ज नहीं है, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। ठीक है, एक है ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। अब बताओ इनमें से कौन कौन सी बात सही? क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए हमें अमेंडमेंट के लिए? बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर, मिनिस्टर कर सकता है? कर सकता है। प्राइवेट मेंबर कर सकता है। ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन कर सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। समझ आया? अब इसको चैलेंज कहां पे किया जा सकता है? भाई अमेंडमेंट आपने कर दी, ठीक है, अब अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज का मीनिंग समझ आ रहा है? चैलेंज क्या होता है? भाई अमेंडमेंट सही हुई, गलत हुई, क्या उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या उसकी पॉसिबिलिटी है? जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है कि नहीं है? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू हर जगह पॉसिबल होता है। तो कौन करेगा चैलेंज? सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है अमेंडमेंट को, हाई कोर्ट में, कहां पे चैलेंज किया जा सकता है? इन दोनों में चैलेंज किया जा सकता है, लोअर जुडिशरी में नहीं किया जा सकता। समझ आ गया? अब आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसी चीजें दे देगा, ठीक है, गलती मत करना पेपर में। अब मुझे बताओ क्या ज्वाइंट सीटिंग पॉसिबल है? ज्वाइंट सीटिंग पॉसिबल है? क्या ऑर्डिनेंस से किया जा सकता है? ऑर्डिनेंस कैन बी यूज, क्या अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस यूज किया जा सकता है? ऑर्डिनेंस से अमेंडमेंट लाई जा सकती है? मैंने अभी बताया था ज्वाइंट सीटिंग से अमेंडमेंट नहीं होती, ऑर्डिनेंस से अमेंडमेंट नहीं होती, तो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। समझ आ गया? अब आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एक और लिख लो इधर, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग से अमेंडमेंट नहीं होती, ऑर्डिनेंस से नहीं होती। अब बोलता प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट। असेंट क्या होती है? अपनी मंजूरी। कैन नॉट withhold और रिटर्न। अमेंडमेंट के केस में अगर बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को मंजूरी देनी ही है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता मैं बिल अपने पास रख लूं, बिटो पावर का इस्तेमाल कर दे, जहां बोले इसको वापस लो, फिर से रिकंसीडर करो। अब प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। जब अमेंडमेंट वाले बिल को राज्यसभा और लोकसभा ने क्या कर दिया? पास कर दिया, मजबूरी है प्रेसिडेंट की कि उसको अपनी स्टैंप लगानी पड़ेगी, मोहर लगानी पड़ेगी, फिर वो चीज क्या बन जाती है? एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज कहां पे आई थी? ये 24th अमेंडमेंट जो हुई थी ना, कब हुई थी 24th अमेंडमेंट? 1971 में, जो हमने पढ़ा था ना। इधर क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट, ठीक है। अब उसको अपनी असेंट देनी है, उसके ऊपर मजबूरी है, ठीक है। अब वो अपनी क्या नहीं डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता,
इन चीजों में मोस्टली वो फंसाता है बच्चे, जिसमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं। समझ आ गया? ये कहाँ पे दिया गया? पार्ट 20 में हमें अमेंडमेंट के बारे में मिलता है। आर्टिकल नंबर 368 12 कहाँ से किया गया? साउथ अफ्रीका से 12 किया। इनिशिएट कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। फिर बिल का कौन प्रेजेंट कर सकता है? मिनिस्टर कर सकता है, प्राइवेट मेंबर कर सकता है। उसके लिए हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती अमेंडमेंट के केस में। अदर बिल्स में क्या होती है? जरूरत होती है, अमेंडमेंट के केस में नहीं होती। क्या अमेंडमेंट ज्वाइंट सिटिंग से की जा सकती है? नहीं, नॉट पॉसिबल। ऑर्डिनेंस से नहीं की जा सकती। अब इसको चैलेंज कहाँ पे किया जा सकता है कि क्या वो सही या गलत हुई अमेंडमेंट? कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। ठीक है, जैसे एनजेएसी नेशनल जुडिशियल वाला जो था उसको चैलेंज किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? नल एंड वाइड। ठीक है, आई थिंक 99th वाली अमेंडमेंट थी। ठीक है वो। अब प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी, अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी, उसको स्टैंप लगा के देनी पड़ेगी अगर बिल पास हो गए। ये चीज कहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब हम इसके आगे भी कुछ चीजें देख लेते हैं। अब बताओ भाई, अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही क्यों गया? ठीक है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है भाई? अमेंडमेंट हो रही कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों करते हैं हम अमेंडमेंट? क्योंकि समय के साथ चीजें क्या हो जाती हैं? बदल जाती है। जैसे हमारे मोबाइल फोन में आ जाता है ना अपडेटेड वर्जन। ठीक है, हम अपने फोन को जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसमें चेंजेस करते हैं। अब वैसे ही समय के साथ कानून भी बदलने पड़ते हैं। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको क्या बोलते हैं? लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? लिविंग। लिविंग चीज के अंदर क्या होती है? इवॉल्व होता है वो, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है। अब तक कितनी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट हो चुकी? 106 106 अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक हो चुकी हैं। ठीक है, तो एक लिविंग चीज है, तो लिविंग चीज में क्या हो रही है? एडिशन हो रही है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन कौन सी अमेंडमेंट पॉसिबल हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे अमेंडमेंट, उसमें कैसे अमेंडमेंट की जा सकती है? कौन कौन सा आर्टिकल होता है? एक तो हो जाती अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर, एक हो जाती जो दूसरे आर्टिकल होते हैं उनके अंदर भी अमेंडमेंट होती है, अदर आर्टिकल्स। जो अदर आर्टिकल में अमेंडमेंट होती है उसको कैसे किया जाता है? सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी। जो 368 के अंदर अमेंडमेंट होती है तो वो कैसे की जा सकती है? उसके दो तरीके हैं, एक तो है स्पेशल, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी से, दूसरी पॉसिबल है स्पेशल मेजॉरिटी विद and ratification by 50% states by simple majority। समझ आ गया? दो तरीके से संविधान में अमेंडमेंट्स होती हैं। एक होती जो दूसरे आर्टिकल के अंडर आती है सिंपल वाली। ठीक है, तो कैसे हो जाती है? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी कैसे क्या होती? सिंपल मेजॉरिटी होती 50% से ज्यादा अगर कोई वोट फेवर में होता है किसके? मेंबर सीटिंग प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% किसका? जब भी सिंपल मेजॉरिटी होगी तो उसमें क्या आ जाता है? मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो उस समय प्रेजेंट मेंबर है और जो वोट कर रहे हैं, इसमें हाउस की 50% नहीं लिए जा रहा कि हाउस की स्ट्रेंथ क्या है।
जब भी स्पेशल मेजॉरिटी होगी उसका देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी में क्या लिया जाता है, पहले तो 50% क्या होने चाहिए, हाउस के मेंबर होने चाहिए, उसमें मोर देन 50% होने चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ किसकी, हाउस की 50% से ज्यादा होनी चाहिए। देन 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, फिर जो प्रेजेंट और वोटिंग जितने भी बंदे बैठे हुए हैं उसका 2/3 लेना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या 500 मान लेते हैं कि स्ट्रेंथ है लोकसभा की, ठीक है, वैसे तो 550 है, ठीक है, तो अगर 500 है तो कितने हो चाहिए, कम से कम 250 से ज्यादा लोग बैठे होने चाहिए, फिर ही स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास किया जाएगा। देन उसमें जो बैठे हुए हैं जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग उनके 2/3 वोट किस में होने चाहिए, फेवर में होने चाहिए। और जो देन स्पेशल मेजॉरिटी वाला है, एक इसमें क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी तो वही रहेगी 50 प्लस 2/3। देन रेटिफिकेशन बाय 50% स्टेट, जो भी फेडरल इश्यूज होंगे उसमें हमें 50% किसकी चाहिए असेंट, स्टेट की भी, भाई आधी स्टेट इंडिया की भी उसको क्या करें, पास करें सिंपल मेजॉरिटी से ही। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जो स्पेशल मेजॉरिटी उसमें क्या होगा, 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस सिंपल सी चीज है। अब स्पेशल मेजॉरिटी किन किन केसेस में लागू होती है, स्पेशल मेजॉरिटी कहां कहां पे होती है, जैसे फंडामेंटल राइट का इशू आ गया, डीपीएसपी हो गया, या फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, इनको पास करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। याद रखना पेपर में पूछ रहे थे। और स्पेशल मेजॉरिटी एंड 50% स्टेट वाला, इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा फॉर एग्जांपल हमें शेड्यूल 4 के अंदर चेंज करनी। शेड्यूल 4 में क्या है, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, राज्यसभा की सीट से डील करता है ना, उसके अंदर चेंज करनी होगी, ठीक है। देन फिर किसके अंदर, शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में क्या है, शेड्यूल 7 किससे डील करता है, 3 लिस्ट। शेड्यूल 7 में क्या आती है, 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट, और उसमें अगर इसमें कोई चेंज करनी हो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट की वो चाहिए। देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जितने भी फेडरल फीचर होंगे ना उसमें चेंज करने के लिए हमें किसकी कंसेंट चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट भी। देन जैसे जीएसटी, जीएसटी की काउंसिल, ठीक है, उसमें चेंज करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट की भी। लिख लो एक कॉपी में, ठीक है, पेपर में आता है डायरेक्ट। अब सिंपल मेजॉरिटी में क्या करना पड़ेगा, जैसे शेड्यूल 2 के अंदर कोई चेंज करनी होगी तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी। शेड्यूल 5 एंड 6 सिंपल मेजॉरिटी से। अगर कोई न्यू स्टेट ऐड करनी हो, न्यू स्टेट कैसे ऐड होती, ठीक है, न्यू स्टेट ऐड करनी है, अल्टर द बाउंड्री, बाउंड्री अल्टर करनी हो, नेम चेंज करना हो तो सारा सिंपल मेजॉरिटी से होगा। या क्रिएशन, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैंसिल करना चाहे बनाना, उसमें भी ये सेम चीज होगी। रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज और सुप्रीम कोर्ट की पावर इंक्रीज करना, ये सारी चीजें किससे होंगी, सिंपल मेजॉरिटी से होंगी। समझ आ गया। क्वेश्चन आता है कौन सी चीज के लिए हमें कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी समझ आ गई। सिंपल मेजॉरिटी क्या है, सिर्फ प्रेजेंट वोटिंग 50%, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है 50% present in house, 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो फेडरल फीचर होगा उसमें क्या, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट।
ठीक है, स्टेट भी मंजूरी दे दे तो फिर वो अमेंडमेंट की जा सकती है, पॉसिबल हो जाएगी। अगर पूछ ले कि अमेंडमेंट में जुडिशियल रिव्यू होता है, होता है, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। आपको सभी पढ़नी है, जितनी भी हुई है ना 106 मेन सारी देखो, लेकिन कुछ तो पता ही होनी चाहिए। ये समझ आ गया कैसे होती है। अब लिखो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इधर लिख लो ईयर, कौन से ईयर में हुई, और अमेंडमेंट नंबर कौन सा है, और वो किसके रिलेटेड थे। जैसे 1951 में कौन सी अमेंडमेंट होती है, कौन सी अमेंडमेंट होती है, फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट में किसके लिए दिया गया, 9th शेड्यूल ऐड होता है। देन 1956 में 7th अमेंडमेंट होती है, इसमें क्या दिया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें 4 स्टेटों में हमने बांटा था ना, 4 कैटेगरी ABCD में स्टेट, उसको क्या कर दिया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कैंसिल कर दिया गया था, उससे रिलेटेड है। देन 1975 में कौन सी होती है, 39th, जैसे 24th और 25th तो हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। 1971 में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पहली चीज होती है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इस अमेंडमेंट में कहा गया था, ठीक है। इनकी इलेक्शन को क्या नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बाद में चीजें चेंज भी होंगी, ठीक है। बाद में सेम चीज को क्या होगा, स्टक डाउन, इसी को स्टक डाउन कौन कर देगा, सुप्रीम कोर्ट इन 1976। 1975 में क्या है, इमरजेंसी लगी है, तभी उन्होंने क्या कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर ही नहीं है इस इलेक्शन के मैटर में। बट सुप्रीम कोर्ट क्या बोल देगा, जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे वो, ठीक है। फॉर वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर। देन 1985 में कौन सी अमेंडमेंट होती है, 52 किससे रिलेटेड होगी, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा था ना पीछे, वो 10th शेड्यूल में क्या, कब हुआ वो, 1985 में 52nd, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट से। देन 1987 में 56 अमेंडमेंट आ जाती। 56 में क्या, गोवा बिकम स्टेट, गोवा को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है। दामन एंड दीव बिकम यूटी।
दामन एंड दीव यूटी बन जाता है और गोवा स्टेट बन जाता है। कब बनता है? 1987 को। 1988 में क्या होता है? 61 में क्या होता है? इसमें वोटिंग एज को लोअर किया जाता है। पहले वोटिंग एज क्या होती थी? लोअर वोटिंग एज, पेपर में आया वो बड़ी बार है, फ्रॉम 21 टू 18 ईयर फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में वोटिंग एज का 21 से 18 कर दी गई। ठीक है। देन 1991 में क्या होता है? 69th अमेंडमेंट। हमने पढ़ा था पीछे 69 किससे रिलेटेड थी? दिल्ली से रिलेटेड थी। ठीक है। स्पेशल स्टेटस मिला था उसको, दिल्ली गार्ड स्पेशल स्टेटस। तो उसको क्या नाम दे दिया था? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का कहते थे। देन एक और चीज हुई थी, दिल्ली गार्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली को भी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई थी एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ आ गई? ये अमेंडमेंट मेन अमेंडमेंट आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 9 शेड्यूल से। 7 स्टेट या 39 इलेक्शन में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 52 85 में जो होती है वो 10th शेड्यूल से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से। देन उसके बाद 56 गोवा, जिसमें 1987 ईयर भी याद रखना है, उसमें गोवा स्टेट बन जाती है, दामन दीव को यूटी बना दिया जाता है। 61 में वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया जाता है, 1988 में हुआ था। 69 में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली बोलते हैं उसको। ठीक है। और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी मिल जाते हैं। ठीक है। उसमें 10% मेंबर को क्या बनाया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिल्ली में कितनी सीट्स हैं? 70 सीट्स। तो उसका 10% कितना होगा? 7। तो 7 MLA को क्या मिलेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोजीशन मिल सकती है, 10% को मिलती है। समझ आ गए? अब बाकी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। इसमें 24 और 25 भी इंपॉर्टेंट है, बट वो हम पीछे लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है। आपने उधर से देख लेना। अब 2001 में होती है एक अमेंडमेंट। 2001 में आती है 84th अमेंडमेंट। ये किससे रिलेटेड है? फरोज कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज टिल फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। ये याद रखें। 84th अमेंडमेंट में कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, जैसे हमारी होती है ना अभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, ठीक है, लोकसभा की अब इलेक्शन है, इनको फ्रोज कर दिया। अब इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज नहीं किया जाता, सीटें बढ़ाई या कम नहीं की होंगी। ये कब होंगी? 2026 के बाद जब फर्स्ट सेंसस होगा तब उसकी रिपोर्ट आएगी, उसको देख के नए डाटे के अकॉर्डिंग सीट्स बढ़ाई या कुछ भी करेंगे, चेंजेस करेंगे, उसमें एरिया चेंज करेंगे, कुछ भी होगा। ठीक है, बाद में होगा। देन 2003 में एक होती अमेंडमेंट, फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है बड़ी। रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर टू 15% ऑफ लेजिस्लेटर में। इसमें क्या किया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कितने बनेंगे, 15% लोगों को ही दिया जाएगा। बट दिल्ली में और जो ड्यूटी है, जैसे JNK हमारी ड्यूटी, हमारे इधर कितने बनते हैं, 10%। ड्यूटी में कितने होते हैं, 10, ठीक है। बाकी स्टेट में कितने होंगे, 15। बाकी ओवरऑल है, सेंटर की बात कर रहा, ओवरऑल कितने होंगे, 15% को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा लेजिस्लेचर के। बट जो हमारी स्टेट असेंबली है, जैसे JNK की और दिल्ली की, वहाँ पे क्या होगा, 10% को बनाया जाएगा। कंफ्यूजन हो जाती है कोई कोई, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ को उसने स्ट्रॉन्ग किया था। डिफेक्शन लॉ 2003 में एक और अमेंडमेंट होती है 92, किससे रिलेटेड होती है, एडिट 4 लैंग्वेज। इसमें 4 लैंग्वेज ऐड होती हैं, आपको पता है। 8 शेड्यूल में कौन कौन सी थी, बोडो, डोगरी, सैंथली एंड मैथिली। सैंथली एंड मैथिली किसमें, 8th शेड्यूल में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 4 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22, ठीक है। 4 ऐड की गई थी, ठीक है, 92 से। अब 2005 में आ जाती है हमारे पास 93rd में क्या किया था, OBC रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। OBC को कितनी मिली है रिजर्वेशन, 27% सेंटर में, ठीक है। तो उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे भी एजुकेशन होगी वहाँ पे रिजर्वेशन होगी। दैन 2014 में आ जाती है हमारे पास 99th, जो मैं आपको NJSC बोल रहा था, ठीक है। इसमें प्रोसीजर बताया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। NJSC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। एक कमीशन बनाया गया था जिसमें किसको ऐड किया गया था, जिसमें थोड़ा लेजिस्लेचर की इन्वॉल्वमेंट थी, जहाँ एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट थी। तो व्हाट जुडिशरी ने कहा, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो इसको स्टक डाउन कर दिया गया, जा रखना, स्टक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2015 फॉर वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर। ये सोचो अगर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन नहीं होती तो क्या क्या हो जाता, कितनी मनमर्जी चल जाती, ठीक है। देन 100th अमेंडमेंट 2015 में होती है, किससे रिलेटेड थी, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, एक्सचेंज ऑफ सर्टेन एनक्लेव्स विद बांग्लादेश, जिसको क्या बोलते थे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था ना, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हमें किसी और देश को अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करनी हो तो फिर क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट। अदरवाइज ऐसे अमेंडमेंट नहीं होती, बाउंड्री चेंज करनी हो उसके लिए अमेंडमेंट नहीं होती। बट अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉरेन टेरिटरी को अपनी टेरिटरी, तो फिर उसके लिए अमेंडमेंट की जाती है। 100th अमेंडमेंट यही थी।
ये आपको 99 से लेके आगे वाली सारी याद रहनी चाहिए, ठीक है। सीरियल वाइज कौन सी अमेंडमेंट में क्या किया गया था, ठीक है। 101 किससे रिलेटेड है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, किससे रिलेटेड है, जीएसटी। जीएसटी लागू किया गया था ना। ये तो पेपर में एग्जाम में तारीख भी पूछ ली थी, कितनी तारीख को हुआ था, 1 जुलाई को कितने को, ठीक है। ये मेन अमेंडमेंट्स है, ठीक है, किसी बुक में आपको मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं फाइनल जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है। टू 2018 में 102 हो जाती है, किससे रिलेटेड है, एनसीबीसी, गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। एनसीबीसी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस वाला कमीशन था उसको क्या स्टेटस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 में आ जाती है हमारे पास 103rd अमेंडमेंट, किसे, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन मिला ना इकोनॉमिक बेसिस पे, वो रिजर्वेशन आ जाएगा। देन 2019 में एक और आ जाता है 104th अमेंडमेंट। इसमें क्या करता है, एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर SC ST in legislative assembly and state legislature for another 10 years। क्योंकि SC ST की लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट में क्या होती है, सीट रिजर्व होती है, उसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। एक तो ये होती चीज, दूसरी क्या होती, दूसरा डिड नॉट एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस कौन से होते हैं, इन लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर। एंग्लो इंडियन कौन थे, इनकी माता या पिता, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज कुछ इंडिया में ही जिन्होंने शादी कर ली थी, इधर ही रह गए थे ना कुछ, आगे उनको क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। ये आ गया 105th कौन सी होगी, 2021 में कौन सी हो जाती है 105th। ये क्या करता है, रिस्टोर स्टेट पावर टू मेक देयर own OBC list, own OBC list। OBC लिस्ट कौन बनाएगा, स्टेट। जैसे सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट में OBC के अंदर अलग अलग कास्ट आती हैं, सेंट्रल का अलग क्राइटेरिया और स्टेट का अलग है। पीछे उन्होंने कह दिया कि भाई सेंटर वाला ही चलेगा स्टेट में, तो फिर कुछ स्टेट ने क्या करना, हरियाणा राजस्थान में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। तो फिर बाद में अमेंडमेंट करके 105th में क्या कहा कि स्टेट जैसे पहले अपनी OBC की लिस्ट होती, हर स्टेट में अलग अलग कास्ट को अपने तरीके से OBC में इंक्लूड किया गया। कहीं कह रहे थे जाट को करो जे वो, ठीक है, तो स्टेट की मर्जी है वो किसको OBC में करे, अपनी लिस्ट वो खुद बनाएगी, ठीक है। सेंटर वाली सेंटर में चलेगी, सेंटर वाली जो भर्ती होगी एग्जाम होगी उसमें क्या चलेगा, सेंटर वाले OBC लिस्ट। तो स्टेट की जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें स्टेट वाली चलेगी। अब जो सबसे लास्ट हुई है 2023 में कौन सी हुई है, 106, 23 में हुई है, कब हुई, या 22 में ही हो गई थी। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब वुमेन की 33% क्या होगी, रिजर्वेशन होगी, ठीक है, लोकसभा में भी और स्टेट
असेंबलीज में भी होंगी, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों में होंगी, ठीक है। समझ आ गया? सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी टफ चीज़ नहीं है। जो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वो भी सिंपल है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया, एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग बिल इन लोकसभा ओनली। क्या सही है बात, गलत है? बोलता सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा बिल, सही है गलत है? गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत। फिर बोलता है इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंजेस इन फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रैटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोलता अगर फेडरल कैरेक्टर में चेंज हो रहा है तो सारी स्टेट को रैटिफाई करना पड़ेगा, सही है गलत है? गलत है। कितनी स्टेट को करना पड़ेगा? हाफ, मोर देन हाफ, सारी स्टेट का नहीं है। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद रैटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर नॉट मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट। अब वो आपको दे देगा चार, इनमें कौन से में हाफ ऑफ द स्टेट के लिए कंसेंट चाहिए, ठीक है। तो पहला बोल रहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें चाहिए कंसेंट हाफ ऑफ स्टेट, मैंने लिखवाया अभी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हमें कंसेंट चाहिए होती है, क्योंकि इलेक्शन प्रेसिडेंट की पूरे इंडिया के लेवल पे होती है, ठीक है। उसमें इंडायरेक्ट इलेक्शन होती है, लेकिन सारे एमपी एमएलए उसमें क्या करते हैं, वोट डालते हैं, तो पूरे इंडिया को इम्पैक्ट करेगा ना वो चीज़, अगर उसकी इलेक्शन में चेंज की। तो उसमें हाफ ऑफ द स्टेट की भी क्या चाहिए, मंजूरी चाहिए, प्रेसिडेंट होगा। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, उसमें मैंने बोला सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। अगर हमें स्टेट की काउंसिल बनानी हो, जहाँ तोड़नी हो, क्रिएशन और रेवोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, वो किससे हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से। देन एनी ऑफ लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल में क्या होता है, यूनियन स्टेट कॉन्फ्रेंस, वो भी सबको इम्पैक्ट करता है, तो उसके लिए भी 50% स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, हाँ सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, उसके लिए चाहिए, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटर काउंसिल इन स्टेट, स्टेट की जो उसकी काउंसिल है उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए, वो तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा इंडिया को, तो उसमें क्या होगा, उसमें नहीं चाहिए। बट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट उसमें चाहिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट में आ रहा है, पार्लियामेंट किसको इम्पैक्ट करती है, पूरे इंडिया को, तो उसमें हाफ ऑफ स्टेट चाहिए, ठीक है। सेकंड वाले में चाहिए, फोर्थ में नहीं चाहिए। देन एक और क्वेश्चन है, बोला द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये क्या 44th अमेंडमेंट में दिया गया था, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होगा। कौन सी अमेंडमेंट थी, अभी हमने पीछे देखा, कौन सी अमेंडमेंट में दिया गया था कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया था, ये चीज़ गलत है। ये 24 थी या और कोई थी, या 39 थी, 1975 के आसपास है, कौन सी थी, 39। जब इमरजेंसी थी उसने क्या बोल दिया था कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा, बट कोर्ट ने क्या बोला, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देन बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट, अभी लिखी हमने पीछे 99th अमेंडमेंट को उसने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। आप द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एज बीइंग वायलेटेड ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो सेकंड स्टेटमेंट सही, पहली गलत। यही 3 मेजर क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अभी कल हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना अमेंडमेंट वाला, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता।